देखो, आज हम लोग जो सबसे पहला सेकेंड चैप्टर एफएम का जिसका नाम है लीवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिए थे ये चैप्टर तुम लोग का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का। जिसका ऑनर्स है ना उन लोगों का प्रैक्टिकली पूरा का पूरा 10 मार्क्स का आएगा। मतलब ऑनर्स के स्टूडेंट को थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करना है। बट जिसका जनरल है उन लोगों को थ्योरी भी आएगा इसके साथ। तो भैया थ्योरी आप पढ़ाइएगा? हाँ जरूर हम पढ़ाएंगे। अब बात ये होता है भैया ये लिवरेज होता क्या है, कोई बताएगा? बोलो शैलेश, क्या है लिवरेज? देखो लिवरेज क्या है ना, लिवरेज जो है इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लीवर। भैया मतलब नहीं समझे, ये लीवर से निकला है। विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो बिजनेस को क्या करता है ना, इन्फ्लुएंस कर देता है। मतलब नहीं समझे भैया, जो बिजनेस को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। मतलब लिवरेज चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट के बारे में। कौन सा कॉस्ट के बारे में? फिक्स कॉस्ट। मतलब भैया बिजनेस में ना फिक्स कॉस्ट कितना मायने होता है, फिक्स कॉस्ट का बिजनेस में प्रभाव क्या पड़ता है। तुमको अगर फिक्स कॉस्ट के बारे में बताए ना तो बिजनेस में फिक्स कॉस्ट एक तरह का दवा का काम करता है, लेकिन ये कभी कभी जहर भी बन जाता है। कैसे भैया? नहीं समझे। देखो जब बिजनेस, एक बात बताना, फिक्स कॉस्ट का सबसे अच्छा फीचर्स क्या है भैया? ये यूनिट्स कम प्रोडक्शन हो ना हो या ज्यादा हो, ये ना कभी बढ़ेगा ना कभी कम होगा। सही बात है ना? जैसे कि भैया रेंट, एग्जांपल मान लो कोई फैक्ट्री भाड़ा पे लिए तो उसका रेंट, भैया आप प्रोडक्शन जितना भी कीजिए फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा, ठीक ना। बट वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है। यूनिट जैसे जैसे बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, यूनिट्स कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट में ऐसा होता है क्या? फिक्स कॉस्ट में भैया ऐसा नहीं होता है। डेट मीन्स हम तुम लोगों को समझाना ये चाहते हैं, जैसे कि सपोज कोई बिजनेस है, ठीक है ना, उसमें फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इससे फायदा क्या होगा? अच्छा बताओ, जब बिजनेस में ये रूल है बिजनेस का, सपोज टोटल कॉस्ट है 100%, कितना परसेंट? 100% जो मानते हैं। अगर मान लो बिजनेस में फिक्स कॉस्ट रहा 70%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगा? 30% ना। इसका मतलब जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है, जब फिक्स कॉस्ट हाई होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, सही ना। वेरिएबल कॉस्ट जब ज्यादा होगा तब फिक्स कॉस्ट कम होगा। इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इतना तो समझ में आया ना? अच्छा बताओ, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने का फायदा कब मिलेगा बिजनेस को? हम तुम लोग को प्रूव करते हैं। एक बात बताओ, जैसे कि सपोज मान लो बिजनेस सेल्स हम तुमको समझाते हैं, जानते हो बिजनेस में सेल्स कितना है? हाँ वेरी गुड, अब ठीक बोली। 1000 यूनिट्स, कितने यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। चीज को समझना, आराम से समझो। हम बोले एक सेल्स का दाम है मतलब 200 रुपया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो टोटल सेल्स कितना में होगा? टोटल सेल्स बताओ भैया। बहुत ही अच्छा, 2 लाख रुपया लगेगा। हम बोले बहुत अच्छा, तुम ठीक बोली बिल्कुल। यहाँ पर ना जो वेरिएबल कॉस्ट था वो बताया गया। वेरिएबल कॉस्ट भैया आपका है पर यूनिट 1000 यूनिट्स का, हम आपको बता दें 60 रुपया। कितना? 60। तो कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट? 60,000। अब कितना आया? 1,40,000। ठीक है, तो अब बिजनेस का बताते हैं फिक्स कॉस्ट कितना है। ठीक, सपोज मान लो, इसको हटा देते हैं हम। बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है 1,20,000। कितना? 1,20,000। तो प्रॉफिट मेरा कितना होगा? कितना? 20,000। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक। तो ऐसा में एक स्थिति देखा है। हम अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मेरा सेल्स क्या था ना, चीज को समझना अच्छा से। मेरा सेल्स क्या था? 1,000 यूनिट से ज्यादा होकर अब हो गया मान ले 4,000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हो गया? 4,000 यूनिट्स हो गया। अगर 4,000 यूनिट्स हो जाएगा तब सेल्स कितना होगा भैया? 4,000 यूनिट्स, एक यूनिट का दाम था 200, तो कितना होगा? 8 लाख। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 ही रहेगा। 60,000 रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा भैया। कितना हो जाएगा भैया? 4,000 यूनिट जब होगा तो एक यूनिट का दाम था 60 इंटू 60, कितना हो गया? 2,40,000। ठीक, अब कितना आ रहा है यहाँ? 5,60,000 है। ठीक, तो क्या
फिक्स कॉस्ट एक 20 का एक 20 ही रहेगा। हाँ ठीक ना, फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज हो सकता, ये पूरा फिक्स्ड होता है। अब बता कितना आया प्रॉफिट मेरा, कितना 4 लाख और 4,40,000, मतलब भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। पता है ये प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों बढ़ा? फिक्स कॉस्ट के कारण। एक बात बताओ, चीज को समझ, ये इसके संग सिमिलर चल रहा था, सही बात है ना, ये यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। देख फिक्स कॉस्ट बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट आगे से ज्यादा हो गया क्या? पहले जितना था वेरिएबल कॉस्ट क्या उससे ज्यादा हुआ? अगर कोई खर्चा ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम नहीं हुआ। देख 20 से हो गया 4,40,000, क्यों? क्योंकि भैया देखिए फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रह गया ना, वो इंक्रीज नहीं किया, इसलिए मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन सपोज मान लो हम लोग अगर यूनिट्स ना 1,000 था तो 1,000 की जगह सिर्फ हम 200 यूनिट प्रोड्यूस करते, कितना 200 यूनिट, सही बात है। मान ले मेरा बिजनेस बहुत मंदा हो गया, बहुत खराब स्थिति हो गया, तो तुरंत फैक्ट्री को छोड़ नहीं सकते ना, फिर हजारों तरह का खर्चा वहां पर इंकर्ड होता है, सही बात है ना। ठीक है, मान ले बुरा दिन आ गया, तब क्या होगा? तब भैया देखिए आपका सेल्स हो जाएगा 200 करके था तो कितना होगा, कितना 40,000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट भैया 200 यूनिट्स, इतना इंटू 60 कितना होगा 12,000। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, 40,000 ये खर्चा था ना, तो वेरिएबल कॉस्ट से 12,000 ही है, उल्टे देखिए कम हो गया। हाँ कितना आया 28। अब बताइए क्या फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? पूरा 1,20,000 रहेगा ना, मतलब क्या बिजनेस लॉस में चला जाएगा, कितना का 90। दैट मीन्स जो बिजनेस का प्रॉफिट मतलब सेल्स बढ़ते ही प्रॉफिट झड़ाक से बढ़ जाता था और बहुत ज्यादा। अगर तुम परसेंटेज भी कंपेयर करोगे ना, अगर हम लोग परसेंटेज कंपेयर भी कर लेते हैं, ठीक है, तभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा है। भैया कैसे बोल सकते हैं आप, कंपेयर करके देख लो। यहाँ पर देख निकालते हैं सपोज रेट ऑफ जीपी, रेट ऑफ जीपी सपोज प्रॉफिट कितना था 20,000, हाँ डिवाइड कर दो सेल्स को, सेल्स कितना था, सेल्स था 2 लाख, कितना हो रहा है यानी प्रॉफिट का परसेंटेज, टेन परसेंट। यहाँ देख तो कितना हो रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज, कितना कितना 55%। भैया भैया दैट मीन्स यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज 10% से 55% में चला गया। 10% से कहाँ चला गया? ये सिर्फ किसका देन है? फिक्स कॉस्ट का। मतलब फिक्स कॉस्ट के कारण देख रेट ऑफ जीपी में इंक्रीजमेंट आ गया, सही बात है ना, हम लोग बहुत खुश हुए, ठीक बात है। लेकिन एक बात बताओ, वही प्रॉफिट जो 10% का था यूनिट्स कम सेल होने से क्या लॉस में भी जा सकता है? हाँ किसके कारण से? फिक्स कॉस्ट के कारण। मतलब जो प्रॉफिट मेरे लिए एक फिक्स कॉस्ट दवा का काम करता था वही एक समय जहर बन गया। मतलब बोला गया ना फिक्स कॉस्ट बिजनेस का एक आत्मा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। क्यों भैया? एक बात बताओ, अगर मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएगा दिन प्रतिदिन, ठीक है, रूम रेंट वही रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? भैया सेम रहेगा, मतलब आपका प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आएगा, सही बात है ना। लेकिन मान ले स्टूडेंट बहुत कम हो गया तो मेरा तो रेंट भी नहीं इंकर्ड हो पाएगा, तब मेरे लिए फिक्स कॉस्ट लगेगा ना, क्यों इतना बड़ा रूम ले लिए, क्या जरूरत था हमको लेने का, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो बिजनेस में सिखाएगा हमको लिवरेज कि फिक्स कॉस्ट बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है, फिक्स कॉस्ट बिजनेस के लिए कितना ज्यादा रिस्की है, ठीक है। क्या हम अभी तक कोई भी सम सॉल्व किए नहीं, सिर्फ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखना है, अब हमको थोड़ा समझाइएगा। हाँ समझा रहे हैं, हम लोग को क्या क्या सीखना है, हम एग्जाम में ये हमेशा आता ही आता है। पहला था ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा है फाइनेंस लिवरेज, तीसरा है कंबाइंड लिवरेज।
सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। सबसे पहले कौन सा लिवरेज सीखने वाले हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज में बताएगा ना, जैसे कि बिजनेस के लिए रेंट होता है ना भैया, रेंट ये आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज में। डिप्रिसिएशन आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज में। मतलब भैया ये सब ना बिजनेस का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये कौन सा लिवरेज में सीखेंगे? ऑपरेटिंग लिवरेज में। समझ में आया? जो ये बिजनेस का ऑपरेटिंग खर्चा होता है। भैया फाइनेंस लिवरेज में क्या सीखिएगा? बिजनेस को क्या इंटरेस्ट अफेक्ट कर सकता है? इंटरेस्ट कैसे भैया आप समझाइए तो। एक बात बताएं, तुम लोग जितना आसान समझते हो ना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन में ऐसा नहीं होता है। बड़ा बड़ा बिजनेस में उन लोगों को पैसा का जरूरत पड़ता है, वो लोग बड़ा बड़ा लोन लेता है। सही बात है ना? डिवेंचर इशू कर देता है, नहीं पैसा का कलेक्शन होता है तो क्या करेगा? बिजनेस को मार्केट में कॉम्पिटिटर ज्यादा फैसिलिटी दे रहा है, नया नया मशीन लेके आ रहा है, तो हम लोग को लाने के लिए तो पैसा का जरूरत पड़ेगा ना। सही बात है? तो भैया जब उस सोर्स से पैसा कलेक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, और ये इंटरेस्ट जब तक हम लोग लोन का अमाउंट पेड नहीं कर देते तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। सही बात है कि नहीं है? तो क्या ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी बिजनेस को अफेक्ट करता है? हम बोलेंगे हाँ। कैसे भैया? प्रूव कीजिए। हम करेंगे। और ये दोनों को मिलाकर कंबाइंड बना, समझ में आया ना? दोनों को कैसे बिजनेस को अफेक्ट करेगा हम सिखाएंगे। इसको ना टोटल लिवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोटल लिवरेज। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोगों को सीखना है ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में, ठीक है? तो ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या सिखाइएगा भैया? इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसको बोला जाता है डॉल, ठीक है? डॉल। इसका क्या होता है ना, एक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT ऑब्लिक इसका दूसरा नाम भी है PBIT। हाँ बता रहे हैं फुल फॉर्म। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। EBIT का ही दूसरा नाम है PBIT। भैया फुल फॉर्म बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म? EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है? PBIT का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है? सबसे पहले जो हम तुम लोगों को बोले थे ना इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखने के लिए, उस इलस्ट्रेशन को देखो। भैया क्या है इलस्ट्रेशन 2 में? इलस्ट्रेशन 2 में बोल रहा है देख सेल्स कितना है, सेल्स भैया फ्रॉम द गिवन डाटा कॉमन फ्रॉम ऑपरेटिंग लिस्ट। हम एक्स का सॉल्व करते हैं, तुम लोग वाई का करना, ठीक है? बताया सेल्स कितना है? 3000, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट 40%, कितना आ रहा है? ये जो 1800 है ना, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक, इसके बाद लेस होता है फिक्स कॉस्ट 900। अब जो आएगा ना इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिख लिया? क्या तुम लोग हमको डॉल निकाल कर दिखा सकते हो? अभी कोशिश करो तो। फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन है 1800, यह EBIT 900, कितना आ रहा है? 2। लेकिन मेरा स्टूडेंट पूछा ना भैया ये 2 का मतलब क्या है? सही बात ना? पहले बता, एग्जाम में अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज देगा तो निकाल दोगे पक्का? तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा आएगा, बहुत इजी जी है भैया। ये दो, दो का मतलब क्या है? दो का मतलब है यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है ना, एक बात बताओ, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है हर एक चीज के लिए क्या बड़ा बड़ा चार्ट ड्रॉ करेगा? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत बड़ा फॉर्मेट ड्रॉ होगा, क्या ऐसे ही ड्रॉ करते रहेगा? नहीं, ये सब तो एक्सपर्ट लोग ड्रॉ करता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग एनालिसिस करता है, वो लोग बड़ा बड़ा जो ऑनर होता है ना कंपनी का, मैनेजमेंट, उसको दिखाने के लिए कि वो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम झटका से जवाब दे दे। क्यों? जैसे कि इसमें ये टू क्या इंडिकेट करता है? टू इंडिकेट करता है यदि बिजनेस में सेल्स मान लो इंक्रीज कर गया, भैया कितना से इंक्रीज कर गया? सपोज मान लो सेल्स इंक्रीज कर गया 30% से, कितना परसेंट से सेल्स बढ़ जाता है? कितना परसेंट से भैया? 30% से इंक्रीज करता है, हाँ इंक्रीज, तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? ये ईबीआईटी ज्यादा हो जाएगा। सेल्स बढ़ने से क्या ईबीआईटी ज्यादा होगा? हाँ होगा भैया। कितना पता है? सिंपल है, ये जो था ना 2 × 30, कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ जाएगा? वाह भैया, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा सपोज मान लो 30% की जगह 25% अगर सेल्स बढ़ा तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 50% बढ़ जाएगा, पहले से 50% ज्यादा हो जाएगा। अच्छा भैया मान लीजिए सेल्स 15% कम हो गया तो क्या प्रॉफिट भी कम हो जाएगा? हाँ, यदि सेल 15% से कम हुआ तो ईबीआईटी कितना परसेंट से कम होगा? यदि सेल्स मान ली 15% से डिक्रीज कर गया, 15% डिक्रीज हो गया, कम हो गया, हाँ, तो ईबीआईटी क्या कम हो जाएगा? कितना परसेंट से भैया? 2 था इंटू 15 मीन्स -30%, मीन्स भैया सेल्स घटने से ईबीआईटी भी कम होगा। तो इतना बड़ा बड़ा चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। ठीक है, डॉल बोला निकाल दिया, और कुछ बोला इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद? पढ़ लो, बोला ना इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ईबीआईटी। बोला ईबीआईटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इफ द सेल्स फॉल बाय 10%, यदि सेल 10% से डिक्रीज हो गया तो ईबीआईटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है तुम बताओ, यदि सेल्स 10% से कम होता है तो ईबीआईटी ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। कितना परसेंट कम होगा? 20%। कैसे तुम बताई? तुम बोली ना भैया हम कुछ नहीं किए, डॉल का जो 2 था इनटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग को पता चल गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सही बात है ना? ऐसे ना तुम की, तुम क्या की 2 से डॉल जो था इससे बोले 10% भैया कम हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, आ जाएगा -20%। ऐसे ही आया। डेट मीन्स, रुक जाओ, एक डॉल का और एक फॉर्मूला होता है भैया। क्या फॉर्मूला होता है डॉल का? एक होता है, देख, क्या डॉल को ऐसे लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज, चलिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये ऊपर वाला है ना तो नीचे आने से तो डिवाइडेड साइन आ जाता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना दिए? मतलब भैया इसका और एक ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को नोट करो पहले। डॉल कितना था? डॉल के सामने 2 लिखे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भैया पता नहीं, यही तो निकालना है। परसेंटेज चेंज इन माइनस में ना, बोला फॉल कर रहा है तो माइनस देंगे, अब बोलता इंक्रीज करता तो प्लस दो या कुछ मत दो, क्योंकि कुछ नहीं देने का मतलब ही प्लस होता है। तो माइनस कितना आया? 20%। ठीक, ऐसा ना। अब हम लोग एक लाइन लिखेंगे, लिखो इसके बाद नीचे में, इफ सेल्स will fall by 10%, then EBIT will be, कितना होगा? EBIT पहले का कितना था? देख पहले का 9 से था ना, हाँ, EBIT will be 900 माइनस 20%, कितना आ रहा है?
कितना 7, देख कैलकुलेटर में ऐसे लिखना 900 माइनस 20% कर कैलकुलेटर में इतना आएगा, कितना 720 ना। सबसे पहले को इलस्ट्रेशन 2 में हम लोग सीखें एक डॉल का ये फार्मूला होता है, दूसरा डॉल का एक चेंज वाला भी फार्मूला होता है। आकाश पूछा भैया कौन सा फार्मूला कब यूज करना, हम कैसे समझेंगे? जब कोई चेंज का बात बोलेगा तभी ना इसका यूज करेंगे, दूसरा वाला फार्मूला का। जब चेंज नहीं बोलेगा तो दूसरा फार्मूला को कोई जरूरत नहीं है, तब पहला वाला से ही मेरा काम हो जाएगा। क्या तुम लोग को समझ में आया? ठीक है भैया, मतलब हम लोग सीखें डॉल 2 इंडिकेट करता है कि अगर सेल्स इतना परसेंट से चेंज हुआ तो हम लोग का ईबीआईटी इतना परसेंट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने से डिक्रीज होगा। क्या डॉल और कुछ सिखाता है? हाँ बताएंगे क्या सिखाता है भैया। जैसे आप एक्स का देखें ना, ऐसे ही वाई का कुछ दिया हुआ है। अच्छा क्या दिया हुआ है वाई का, बताओ तो हमको एक बार। बोला भैया देखिए वाई में सेल्स है 4000, ठीक ना, और क्या बोला ये वेरिएबल कॉस्ट को लेकर, बोला भैया 20% का 800, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 3200। फिक्स कॉस्ट कितना दिया, फिक्स कॉस्ट 2000 ना, 1200, ठीक है। यहाँ पर डॉल कितना आ रहा है, डॉल इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाई 1200, 2.67। एक चीज समझाते हैं, चीज को समझना पहले। इसमें दिया था वेरिएबल कॉस्ट था 40% दिया हुआ था ना, ठीक है 40% दिया हुआ था, मतलब हम लोग समझ चुके थे। एकदम आराम से समझते हैं, एकदम आराम से लॉजिकली समझाते हैं। जो एक्स का बिजनेस था, एक्स के बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट था 40, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट होगा 60। वाई के बिजनेस में एक्स कितना परसेंट था वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वाई के बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट था 20%, मीन्स फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट होगा 80%। एक बात बता, फिक्स कॉस्ट किसका बिजनेस में ज्यादा था, वाई के बिजनेस में ज्यादा था, सही बात है ना, था कि नहीं था? जब वाई का बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज्यादा था, इसीलिए देख डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वाई में ज्यादा आया, ठीक है ना। मतलब जिसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा उस बिजनेस का डॉल ज्यादा होगा। डॉल क्या इंडिकेट करेगा, डॉल ये इंडिकेट करेगा जिसका डॉल ज्यादा है वो बिजनेस उतना ज्यादा रिक्सी है। रिक्सी का मतलब ज्यादा यूनिट्स बनाओगे ज्यादा प्रॉफिट, कम यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा, सही बात है। तो बताओ कौन सा बिजनेस ज्यादा रिक्सी है, वाई। भैया एग्जाम में क्या कमेंट लिखना पड़ेगा, हाँ एग्जाम में कमेंट लिखना पड़ेगा। तो भैया एग्जाम में कमेंट क्या लिखेंगे, एफएम में कमेंट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो 90+ नहीं आ सकेगा, अभी हम बता दे रहे हैं। और जहां जहां लिखना पड़ेगा हम बता देंगे, हम सिखाएंगे कहां कहां जरूरत पड़ेगा कमेंट का। लिखा द ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ वाई लिमिटेड इज हायर देन एक्स लिमिटेड एंड हेंस वाई लिमिटेड इज वर्किंग एट हायर ऑपरेटिंग रिस्क देन एक्स लिमिटेड। समझा? मतलब तुम लोग को इलस्ट्रेशन 2 समझ में आ गया, ठीक। हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन 3 को, ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन 3 को। आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 में। भैया लेकिन इलस्ट्रेशन 3 में तो बोला है डिटरमाइन द फाइनेंशियल लिवरेज, और आप तो हमको ऑपरेटिंग लिवरेज सिखाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ ये हमको सिखाना है, ठीक है। तुम लोग को सिखाएंगे इलस्ट्रेशन 3 में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालना, ठीक है, मीन्स इसको बोलते हैं DFL, ठीक है। तो भैया DFL का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देख DFL का फॉर्मूला होता है इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBT, EBIT डिवाइडेड बाई EBT,
भैया फुल फॉर्म ईबीटी का, ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या भैया अर्निंग बिफोर टैक्स को क्या पीबीटी नहीं बोल सकते? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ तुम लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या लो सेल्स 40 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 16 लाख लेस फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 लाख। कितना आया ईबीआईटी? 6 लाख। सुनो ध्यान से, यहां तक तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन हमको ईबीआईटी, हमको क्या ईबीटी भी चाहिए। ईबीटी माने अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इससे कुछ नहीं, इससे ना हमको इंटरेस्ट लेस कर देना। किसको लेस करना है? इंटरेस्ट को। कैसे निकलेगा देखना, दिया डिवेंचर कितना का? 20 लाख का। कितना परसेंट पर इशू किए थे? 15% पर। तो कर लो कितना आता है? 3 लाख। अब जो नीचे आया ना 3 लाख, ये क्या हम लोगों का ईबीटी है, ठीक है। अगर तुम लोग फार्मूला से सॉल्व कर देते हो तो बहुत अच्छा बात है। हम लोगों को क्या मिल चुका है? ईबीआईटी। हाँ भैया ईबीआईटी है 6 लाख, ईबीटी कितना है? 3 लाख। तो कितना आएगा? 2। अच्छा आकाश, इस क्वेश्चन में भी हम लोग का डीएफएल 2 आया, सबका आया 2। भैया ये 2 क्या इंडिकेट करेगा आप बताइए? देख डॉल में कुछ अलग बात था, तो डीएफएल में तो कुछ अलग बोलेगा ना। डीएफएल बोला हम लोगों को, ये 2 इंडिकेट करेगा यदि भविष्य में कभी भी मान लो हम लोग का ईबीआईटी चेंज हो जाता है, ठीक है। कौन क्या चेंज हो जाएगा? ईबीआईटी। अगर ईबीआईटी कभी चेंज होता है, इसमें कुछ भी परिवर्तन आता है, तो हम लोग का ना ईबीटी भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? मतलब भैया जैसे डॉल के केस में क्या हुआ था? सेल्स में कुछ भी चेंज होने से ईबीआईटी चेंज हो जाता था ना, सही बात है। इस बार क्या होगा? ईबीआईटी में चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा? ईबीटी, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में चेंज से रिलेटेड कुछ भी पूछा, एक बार पढ़ो तो पढ़ो। इसका फॉर्मूला होता है डीएफएल इक्वल टू, अगर चेंज बोला तब परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। भैया इसका मतलब डीएफएल का काम यहां से यहां तक करना था ना, मीन्स इस बीच में देख खाली इंटरेस्ट आया, क्या आया? इसलिए इंटरेस्ट को ही तो फाइनेंस बोलते हैं ना, फाइनेंशियल चार्ज। इसका मतलब यही सिर्फ फाइनेंस है, ये फाइनेंस को इफेक्ट करता है, ठीक ना। और ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ से यहाँ तक के अंदर का था, मतलब ये सब बिजनेस का जो भी है ना सब ऑपरेटिंग है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में सिखा दी, यदि कभी पूछ दिया तो। अरे अगर पूछेगा क्या पूछेगा? मान लो सपोज क्या पूछ सकता है भैया? पूछ दिया ना, अगर मान लो तुम लोग का ईबीआईटी चेंज हो गया 20% से, ठीक है, तो ईबीटी कितना होगा? सही बात है, यही हो सकता है ना। अगर मान लेते हैं बोला कि ईबीआईटी यदि 20% से चेंज हो जाए तो ईबीटी कितना होगा, तो क्या करना है? डीएफएल वहां पर निकल गया, ऐसे लिख देना है। और ये फॉर्मूला ऐसा लिखा रहेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। ये बोला कि कितना परसेंट चेंज हो जाएगा? 20%। तो आ जाएगा आंसर 40%, जैसे वहां पर था, ठीक ना। मतलब फॉर्मूला से सॉल्व हो जाए, चेंज का बात नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या इसको सॉल्व करेंगे ना? सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। भैया आप क्या और भी कुछ सिखाने वाले हैं? हाँ, हम तुम लोग को सिखा दिए डॉल,
बताओ डॉल का फॉर्मूला क्या था? अरे डॉल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बटा में EBIT, ठीक ना। DFL का EBIT बटा में EBT। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? बहुत अच्छा। भैया आप बताएं तो होता है, हाँ होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है ना डॉल ना, तब जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं DCL। डॉल और DCL में मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। नहीं कर लोगे? सपोज एग्जांपल, भैया डॉल आया 2, DFL आया 3, तो DCL कितना आएगा? एकदम इजी भैया, 2 × 3 = 6, ठीक ना। DCL क्या बताता है हम पढ़ाएंगे, उसका टेंशन मत लो। फिर भी भैया आप फॉर्मूला बता देते तो अच्छा होता है, बता देते। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बटा में EBIT, ये फॉर्मूला था। तो DFL का ये आता है ऐसे काटना, मतलब भैया DCL का क्या फॉर्मूला हो गया? ठीक, तुम वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को क्या डॉल का ऐसा कोई फॉर्मूला सिखाए थे? परसेंटेज चेंज इन EBIT बटा में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आज DFL का सिखाए थे, परसेंटेज चेंज इन EBT था ना। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ भी लिख सकते हो, EBT हो सकता है या EPS भी हो सकता है। भैया EPS क्या होता है हम बताएंगे, क्या होता है EPS, ठीक है, हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। EPS हम बताएंगे क्या होता है। तो बता तो इसका फॉर्मूला क्या होगा DCL का? भैया सिंपल है, इसको इसको काट दीजिए, सही ना। बस आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBT ऑब्लिक EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक, तो हम ये समझाएंगे ये सब क्या है नहीं है। सबसे पहले ना तुम लोग को कौन सा बोले, इलस्ट्रेशन 4 को ना, ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 को पढ़ो। भैया इलस्ट्रेशन 4 में देखिए सेल्स दिया हुआ है 10 लाख, ठीक, तुमने सही बोला 10 लाख है। लेस वेरिएबल कॉस्ट 4,40,000। ये आया हमारा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, कितना है? 4 लाख, 1,60,000 आया क्या? EBIT, ठीक ना। फिर लेस होगा इंटरेस्ट ऑन, अच्छा वही इंटरेस्ट मान लें, इंटरेस्ट कितना भैया? 4 लाख के ऊपर 10%, 40 है। अच्छा रुक जाओ, पहले बताता हूँ हमको यहाँ पर, ठीक है EBT आ गया, EBT आया 1,20,000। ये लोग क्वेश्चन में पूछा क्या था भैया? देखिए सुनिए, क्वेश्चन 2 चीज पूछा है, एक DFL पूछा है और एक EPS पूछा है, सही बात है ना। ये दो चीज पूछा। तो DFL का फॉर्मूला हम तुम लोग लिखाए थे EBIT डिवाइडेड बाई EBT। क्या EBIT मिल गया? क्या EBT भी मिल गया? मतलब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको निकालने से। किसी को कोई दिक्कत? देख जो चाहिए था हो गया ना। लेकिन भैया मन में एक क्वेश्चन है, जानते हैं क्वेश्चन क्या है? इसके बाद वहां पर एक टैक्स दिया हुआ है, कितना? 40% ना। तो वो टैक्स लगेगा 40%, कितना होता है? 48,000, कितना आ रहा है? 72। तो भैया ये आगे E80 का मतलब जानते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स इसको बोलते हैं, ठीक बात है ना। तो भैया E80 का DFL में कोई काम
था। हम बोले ना हम तो तुमको ये फॉर्मूला सिखाए थे, तो वो तो चीज़ मिल गया। क्यों दिया भैया ये सब टैक्स वगैरह, हम बताते हैं ना क्यों दिया, हम बता रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ईपीएस का मतलब पता है क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का मतलब, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है, मान ले मेरा कंपनी में 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर है। कितना है? 10,000। प्रत्येक इक्विटी शेयर होल्डर के हक में कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। सही बात है। जैसे कि एग्जांपल, मान ले बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, सपोज मानने बोल रहे हैं, मान लो कि 20,000 प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ प्रॉफिट? 20,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर सपोज था 1,000। कितना था? 1,000। तो बताओ तो एक शेयर होल्डर को कितना रुपया प्रॉफिट मिलना चाहिए? 20,000 प्रॉफिट है, शेयर होल्डर है कितना? 1,000। तो एक जन को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 20 रुपया। एक जन को 20 रुपया मिलेगा, तब ना 1,000 आदमी को मिलेगा 20,000। तो ये फॉर्मूला क्या होता है ना, ऊपर में हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं ना प्रॉफिट। क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्रॉफिट। भैया आपको समझाना पड़ेगा ये प्रॉफिट क्या होता है, ठीक बात है ना। क्या तुम लोगों को पता है प्रॉफिट क्या होता है? नहीं, मतलब तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा ये प्रॉफिट क्या है, ठीक ना। देख प्रॉफिट क्या होता है सुन। इसके बाद मान ले सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड का नाम सुना है? प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर दिया जाता है, ये रहता तो वो लेस होता, ठीक ना। तो अब जो आता ये होता है प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, या छोड़, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट का मतलब नहीं समझा, अभी भी समझा रहे क्या होता है। देख प्रेफरेंस शेयर होल्डर होकर रहता तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट दे देते, हाँ दे देते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के बाद जाकर सिर्फ कौन बचता है? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के बाद सिर्फ कौन बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर, और तो कोई नहीं बचेगा ना। तो जो ये प्रॉफिट बच गया ना, इसके ऊपर सिर्फ हक किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हमको ईपीएस निकाल कर दिखाना। भैया प्रॉफिट तो मिल गया, प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000, सही बात है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कहां से लाएं? क्या क्वेश्चन में है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितना? बस पुट कर दो, आ गया। मतलब एक शेयर होल्डर को 7 रुपया 20 पैसा करके मिलेगा, ठीक है ना।